हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सी सेट 2020 PYQ सॉल्यूशन सीरीज का आखिरी और चौथा पार्ट है। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली सो दैट ईच वर्ड हैज़ टू स्टार्ट विद डी एंड एंड विथ आई। सो हमारे पास 5 लेटर दिया हुआ है, DELHI। इसे हमें वर्ड्स बनाना है विद और विदाउट मीनिंग। कंडीशन क्या है कि डी से स्टार्ट होगा एंड आई पे एंड होगा। इसका मतलब है बीच में हमारा 3 पोजीशन वैकेंट रहेगा और इस 3 पोजीशन के लिए हमारे पास केवल 3 लेटर ही बचा है, दैट इज EL और H। और हमें पता है जब 3 लेटर है और 3 पोजीशन है, इसे हम फैक्टोरियल 3 तरीके से सजा सकते हैं। दैट मीन्स फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6। सो आंसर हो जाएगा हमारा डी। Question is a bottle contains 20 liters of liquid A. 4 liter of liquid A is taken out from it. So इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इनिशियल टाइम ले लेते हैं। हमारा 2 लिक्विड है, A और लिक्विड B। तो हम लोग मान लेते हैं लिक्विड A लिक्विड B। इनिशियली क्या है, बॉटल कंटेंट 20 लीटर ऑफ लिक्विड A, 4 लीटर ऑफ लिक्विड A इज टेकन आउट ऑफ इट एंड रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड B। तो फर्स्ट इंस्टेंस हमारा हो गया। सेकेंड इंस्टेंस में क्या कर रहे हैं, हम 4 लीटर लिक्विड ए निकाल रहे हैं। तो लिक्विड ए कितना हो जाएगा, 16। और सेम क्वांटिटी लिक्विड बी डाल रहे हैं, मतलब उस समय बी 4 हो जाएगा। इनिशियल तो बी 0 है। ये हमारा हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस देख रहे हैं कि उस मिक्सचर में ए और बी का पोजीशन क्या है। फिर क्या देख रहे हैं, अगेन 4 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। सो अगेन हम लोग 4 लीटर निकाल रहे हैं। 4 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन एंड रिप्लेस सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। ठीक है। सो ये जो मिक्सचर हमारा आया है, इस मिक्सचर का रेशियो क्या है, 4 पार्ट ए का है और 1 पार्ट बी का है। ठीक है। सो 4:1 का रेशियो है और हम लोगों ने 4 लीटर निकाला है लिक्विड। ठीक है, 4 लीटर लिक्विड निकाला है। तो 4 लीटर में से हमें देखना है ए कितना निकला है। तो 4 लीटर में से ए हमारा निकल जाएगा 4 × 4/5। ये हमारा ए का ए निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाता है 16/5। सो हमारा नॉर्मली 16 था और 16 में से 16/5 निकल गया, मतलब 16 - 16/5। ये हमारा हो जाता है 16 × 5, 80 - 16/5 दैट इज इक्वल टू 64/5। तो हमारा ए का वैल्यू 64/5 बच जाएगा ए। और बी हमारा कितना हो जाएगा, बी हमारा इनिशियली 4 है और हम बी से ही रिप्लेस कर रहे हैं 4 लीटर को। लेकिन जब ये मिक्सचर 4 लीटर हम निकाले होंगे, इसमें बी का पार्ट कितना होगा, बी का पार्ट होगा 1/5 × 4, मतलब 4/5 बी का पार्ट होगा। तो पहले 4 लीटर था हमारा, तो 4 - 4/5 हमारा बी हो जाएगा। तो ये 20 - 4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 - 4 16/5 बी बचा होगा। 16/5 बी बचा और नेक्स्ट हम बी को ही 4 लीटर डाल रहे हैं। तो 16/5 यहाँ साइड में लिख रहा हूँ +4, दैट इज ये 20 हो जाएगा। 20 + 36/5, ये हमारा 36/5 बी बच गया। सो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब क्या बोल रहा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए टू दैट ऑफ द लिक्विड बी इन द फाइनल मिक्सचर। ए और बी का लिक्विड हमें रेशियो निकालना है। तो ए बी का रेशियो निकल जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ 64/5 इज टू 36/5, ये रेशियो हो जाएगा। तो 5 तो कॉमन है, ये कट जाएगा। तो 64/36, तो 64/36। सो इसे हम 4 से चला जाएगा तो ये 16 हो जाएगा एंड ये 4 से जाएगा तो 9। तो हमारा आंसर क्या हो जा रहा, 16/9। सो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कभी गलती नहीं होगा। सो आंसर सी हो जाएगा इसका। 69. The average score of a batsman after 50th inning was 46.4, मतलब 50 इनिंग खेलने के बाद एवरेज स्कोर बैट्समैन का है 46.4। आफ्टर 60th इनिंग हिज एवरेज स्कोर इंक्रीज बाई 2.6, दैट मीन्स 60 इनिंग खेलने के बाद उसका एवरेज स्कोर 2.6 से इंक्रीज हो गया, मतलब 46.4 था तो 2.6 इंक्रीज हो गया। तो ये हमारा एवरेज कितना हो गया, ये 0 और 6 8 9, मतलब 49 का एवरेज हमारा हो गया 60 के बाद। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग। सो हमें एवरेज स्कोर का पता है कि ये जो 50 है, इनिशियल 50 का 46.4 आया है, मतलब ये हर 50 में सपोज एक्स रन मारा है, एक्स रन 50 इनिंग में मारा बैट्समैन ने स्कोर किया, तो x/50 यही हमारा एवरेज स्कोर का फॉर्मूला है। ठीक है।
एंड नेक्स्ट 10 मैच मतलब 50 इनिंग में एक्स रन्स प्लस नेक्स्ट 10 इनिंग में सपोज वाई रन, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मैचेस 60। ये हमारा स्कोर कितना हो गया एवरेज 49। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया है। अब दो इक्वेशन में से हमें क्या निकालना है, वाई का वैल्यू निकालना है, बिकॉज वाई का वैल्यू ही टोटल नंबर ऑफ रन्स है। एक्चुअली हमें एवरेज स्कोर निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ रन्स आएगा तो बाई 10 कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। सो इस इक्वेशन से एक्स का वैल्यू क्या आ जाता है, इस इक्वेशन से एक्स हमारा हो जाएगा 50 इंटू 46.4। ठीक है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो इसको हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। 50 इंटू 46.4 आपका हो जाएगा इसका आंसर 100। इसको एक तरीका है, आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ 50 है, जब भी आपको दिखे तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 और ये 50 100 हो गया। तो हमारा बच क्या गया, केवल 46.4 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 23.2 हो जाएगा। और 100 है तो हमारा 2 अंक के बाद 0 लग जाएगा, मतलब 1 2 23 20 हमारा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। सो एक्स का वैल्यू क्या हो गया 2320। तो यहाँ हम एक्स पुट कर देते हैं 2320 प्लस वाई, और ये 60 को हम इस तरफ ले जा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 49 इंटू 60। सो 49 इंटू 60 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 6 54, 5 कैरी बचा, और 6 चौके 24, 5 29। सो 2940 हो गया। सो वाई का वैल्यू हो गया 2940 माइनस 2320। इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0 2 6, तो 620 आ गया। तो y का वैल्यू 620, और y हमने माना क्या था कि 10 इनिंग का स्कोर था y। दैट मीन्स इसका एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल स्कोर दैट इज 10 इनिंग में 620, और टोटल नंबर ऑफ इनिंग दैट इज 10। सो ये 10 10 कैंसल, बच गया हमारा 62। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। इसका सिंपल यही कैलकुलेशन था कि हमें 10 इनिंग, जो 51वां इनिंग से लेकर 60वां इनिंग तक उस बैट्समैन ने कितना स्कोर किया ये निकालना था। उसको ही हम लोगों ने वाई माना था, और एक्स माना था 1 से 50 इनिंग तक उस बैट्समैन ने कितना स्कोर किया। तो ये सिंपल कैलकुलेशन था, इसका आंसर हम लोगों ने निकाल लिया है। क्वेश्चन इज, एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ द राइस पर kg, अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस फॉर 1200। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर kg? सो सपोज P इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस, और ये 1200 में खरीद रहा है, मतलब 1200 उस इंसान का बजट है। सो इनिशियली क्या है, P पर केजी राइस का प्राइस है, और X केजी इनिशियली सपोज खरीदता था वो। तो इनिशियली P इंटू एक्स इज इक्वल टू 1200, क्योंकि उस समय भी 1200 बजट था, अभी भी 1200 बजट है। लेकिन अब क्या है कि 25% हाइक हो गया है प्राइस में। तो इनिशियली P था, तो अब 25% हाइक हो गया है, मतलब साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो P प्लस P का 25%, मतलब P इंटू 25/100, दैट इज 1/4। ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा 5P/4 वैल्यू आ गया। मतलब अब राइस का प्राइस कितना हो गया 5P/4। सो 5P/4 अब राइस का प्राइस हो गया, और कितना अभी 25% हाइक के साथ। अब क्या होता है कि 6 किलो कम राइस वो खरीद पाता है। तो इनिशियली x किलो खरीद पाता था, तो x माइनस 6 kg खरीद पा रहा, और प्राइस तो वही रहेगा सेम 1200। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी, मतलब P हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि P हम लोगों ने माना है ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी। सो देखिए P अब निकालना है, इस दो इक्वेशन है, ये सिंपल अब सॉल्यूशन हो गया। दो इक्वेशन है, आपको दोनों को सॉल्व करके P निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि x को एलिमिनेट कर देते हैं, x का वैल्यू ले लेते हैं 1200/P, और x का वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। सो ये हम बस सॉल्व कर रहे हैं, आप देखते जाइए। ये 1200/P हो गया -6, और इधर भी 1200, ये 5P/4। अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ 6P हो जाएगा, 1200 माइनस 6P इज इक्वल टू ये 1200, ये वाला 4 को हम इधर लेते जाते हैं, इंटू 4 डिवाइडेड बाई P हो गया, ये P कट गया। देन ये 5 से इंटू करते हैं, 12 5 60, मतलब 6000 माइनस 6 5 30, 30P इज इक्वल टू 12 4 4800। ठीक है, ये P को हम इस साइड ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 6000, और ये 4800 इधर आएगा, 6000 माइनस 4800 हमारा हो जाता है 1200, और ये 30P इधर चला गया। तो P का अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ गया हमारा 1200 डिवाइडेड बाई 30, दैट इज इक्वल टू, ये हमारा 40 से कट गया, दैट इज इक्वल टू 40। सो P का हमारा वैल्यू आ गया 40, दैट मीन्स ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस कितना था 40। सो 40 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। सो सिंपल से इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करके दो इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका।
क्वेश्चन इज अ पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 डेज। सो जब भी ये वर्क एंड लेबर वाला क्वेश्चन आता है, मैंने बताया है कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पर्सन है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है वो बस निकाल देंगे। तो हमारा पहला क्या है, एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क इन 8 डेज। सो 20% ऑफ द वर्क 8 दिन में कंप्लीट करता है, मतलब 100% कितना दिन में करेगा, इंटू 5 कर देंगे 40 डेज में, मतलब 40 डेज में वो टोटल पूरा काम कंप्लीट कर लेता है। एक्स के बारे में बात हो रहा है। सो 40 डेज में पूरा कंप्लीट कर लेता है, तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा, 1 डेज में 1/40, 1 डेज में 1/40 करेगा, तभी तो 40 डेज में इंटू 40 करेंगे तो 1 आ जाएगा। हम काम को हमेशा 1 यूनिट रखते हैं। ये हमारा पहला आ गया एक्स के बारे में। अब वाई का हम निकाल लेंगे ऐसे ही, वाई कैन कंप्लीट 25% ऑफ द सेम वर्क इन 6 डेज। सो 25% 6 डेज, दैट मीन्स 100%, मतलब टोटल वर्क, मतलब 1 यूनिट का वर्क 25 को जैसे 4 से गुना करके 100 लाएं, 6 को 4 से गुना करेंगे 24, तो एक 1 डेज का इसका भी निकाल लेंगे। 1 डेज में 1/24 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब हम निकालना क्या है, इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज विल 40% ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अगर वो दोनों साथ में काम करेगा तो एक दिन निकाल देंगे कि एक दिन में अगर वो दोनों साथ काम करता है तो कितना यूनिट काम करेगा। तो एक दिन में एक्स 1/40, ये वाई का है रेशियो, एक्स 1/40 कर रहा है और वाई 1/24 कर रहा है। तो अब हम लोग निकाल लेंगे कि एक दिन में दोनों मिल के कितना यूनिट काम कर रहा है। तो 40 और 24 कैल्शियम हो जाएगा 120, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 5, तो दैट मीन्स 8/120। सो दिस इज 2 एंड दिस इज 30, सो 8 से डायरेक्टली भी जाता, 2 × 15। सो 1/15 एक दिन में दोनों मिल के काम कर रहा है। ये हमारा आगे एक क्वेश्चन। अब हमें निकालना है कि 40% ऑफ द वर्क चाहिए। इसका मतलब है हमें 40% ऑफ वर्क मतलब 40/100 यूनिट वर्क चाहिए। अगर 1 यूनिट को हम कंप्लीट वर्क मान रहे हैं तो 1 यूनिट को 100/100 लिखते हैं, दैट इज 1 यूनिट। तो 40% चाहिए, तो 40/100 यूनिट हमें वर्क चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स हमें ये कितना हो गया 20/50, और दिस 0 0 कट गया, मतलब 2/5 यूनिट हमें वर्क करवाना है, 2/5 यूनिट। ठीक है, सो 1, यहाँ से देखिए 1/15 यूनिट वर्क करने में 1 डेज लग रहा है। तो 1 यूनिट वर्क करने में कितना डेज लगेगा, 1/1/15, तो 15 ऊपर चल जाएगा, 15 डेज। तो 2/5 यूनिट के लिए, 2/5 यूनिट के लिए 2/5 × 15 डेज। सो 5 5 कट गया 3 और 3 दूनी 6, मतलब 6 डेज हमारा आंसर आ गया। सो हम देखेंगे ऑप्शन में 6 डेज कहाँ है, तो ऑप्शन में हमारा 6 डेज ऑप्शन नंबर ए है। सो हमारा ये हो जाएगा। सो अप्रोच मैंने समझाया क्या करना है, सबसे पहले पर्सन एक दिन में कितना काम करता है, कितना यूनिट ऑफ काम करता है वो निकाल लेना है दोनों के केस में, और 1 डे में निकाल लेंगे कि दोनों मिल के कितना यूनिट काम कर रहा है एक दिन का। सो 1/15 हमारा आ रहा, सो ये एक दिन का काम है दोनों मिल के। ठीक है, अब हमें 40% ऑफ काम निकालना है, तो 40% ऑफ काम मतलब 2/5 यूनिट ऑफ वर्क। सो 1/15 यूनिट जब एक दिन में दोनों मिलके कर रहा है, तो एक यूनिट का रेफरेंस निकाल लेंगे, 15 हो गया, ये 15 डिवाइड करेंगे, और 2/5 यूनिट का उसी हिसाब से 6 डेज। सो हमारा आंसर आ गया 6। सो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा इसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन इज अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ v km/h फ्रॉम y to x at the average distance of average speed of 2v km/h, again from x to y at an average speed of 3v km/h, and again from y to x at then average speed of 4 km/h, then the average speed of the car for the entire journey is। so क्वेश्चन पूछा क्या गया, ध्यान से सुनिए, ये x to y है। सो वो कार क्या कर रहा है, x to y सपोज डिस्टेंस d है, सबसे पहले इधर से v के स्पीड में गया, इधर से 2v के स्पीड में आया, फिर 3v के स्पीड में गया, देन 4v के स्पीड में आया। ठीक है, ये हमें दिया गया है। हमें निकालना है कि टोटल जर्नी मतलब 2 राउंड ट्रिप हुआ होगा, एक बार x to y गया होगा, y to x 1 राउंड ट्रिप, 2 राउंड ट्रिप में उसका एवरेज स्पीड क्या है। तो सपोज मान लेते हैं जब v के स्पीड से गया तो टाइम t1 है, ये टाइम t2, टाइम t3 एंड टाइम t4। अब सिंपल क्या करेंगे कि t1 क्या होता है हमारा पता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस तो d कॉमन रहेगा
स्पीड हो गया पहले बार में v, और दोनों तरफ से जो डिस्टेंस सेम है, सो ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन T2 इज इक्वल टू, ये V1 है, सॉरी v है, T2 इज इक्वल टू डी बाई टू वी हो जाएगा, T2 निकाल रहे हैं। T3 हमारा हो जाएगा डी बाई थ्री वी, और T4 हो जाएगा हमारा डी बाई फोर वी। ठीक है, अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 4D, क्योंकि 4 बार टोटल ट्रैवल किया है अप डाउन। एंड टोटल टाइम क्या हो जाएगा, ये जो हमारा T1 T2 T3 T4 है ना, चारों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चारों को ऐड कर दे रहे हैं। सो डायरेक्टली ऐड करेंगे तो देखिए चारों में डी बाई वी कॉमन है, तो हम डायरेक्टली डी बाई वी कॉमन लेके लिख रहे हैं। डी बाई वी कॉमन हो गया, तो हमारा फर्स्ट ऐसा आ जाएगा 1 1 प्लस 2 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 बाई 4। ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, यहाँ से डी डी कट गया, सो इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सो ऊपर में 4 बचेगा, और ये भी ऊपर चला जाएगा 4v, और नीचे हमारा क्या बच गया, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। सो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ 12 प्लस 6 प्लस 3 का 4 प्लस 3, ये हमारा इक्वेशन आया। तो ये इक्वेशन यहीं सामने लिख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 18 4 12 22 25/12 हो गया, और ये 12 फिर ऊपर जाएगा, तो हमारा फाइनली इक्वेशन आ गया 4v इंटू 12/25। सो दैट इज इक्वल टू 48v/24। ये हमारा लास्ट इक्वेशन आ गया। ये हमारा हो जाएगा एवरेज स्पीड, दैट मीन्स किलोमीटर पर आवर। सो ये क्या है 48 डिवाइडेड बाई 24, ये लगभग 2 से थोड़ा सा छोटा है, 2v किलोमीटर पर आवर से थोड़ा सा छोटा है। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या क्या है। सो ए है इज लेस देन v किलोमीटर पर आवर, ये गलत हो गया। इज लाइज बिटवीन v एंड 2v, एकदम एग्जैक्टली सही है, क्योंकि 2v से थोड़ा सा छोटा है हमारा जो आंसर आया है। सेकंड सही है, थर्ड भी गलत हो गया, फोर्थ भी सही गलत है, मतलब हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। सो इसका अप्रोच आप लोग जान लिए कैसे करना है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 2। सो बोला है कि एक स्क्वायर और एक सर्कल का मिनिमम जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है 2 हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल लेके। सपोज हमारा एक स्क्वायर ऐसे है और एक हमारा एक सर्कल है, यहाँ दोनों सेपरेट है, तो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन कितना हो गया, मिनिमम 0। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। सपोज मान के चलते हैं कि अगर हम लोग को कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखना ही है, तब भी सपोज एक हमारा स्क्वायर ऐसे है और दूसरा हमारा सर्कल जस्ट इसको टच करके जा रहा है, यहाँ से कुछ एकदम पैरेलली जो बना रहा है। सो इसमें क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब अगर दोनों केस में देख रहे हैं मिनिमम 1 और 0 आ रहा है, मतलब 2 तो नहीं होगा मिनिमम, ये तो अपने को श्योर हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज 8। अब मैक्सिमम नंबर देखते हैं 8 बना सकते हैं कि नहीं। सपोज हमारे पास ऐसा स्क्वायर है, अब आप ध्यान से सोचिए, अगर 8 आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाना है तो हर एक साइड का, स्क्वायर के साइड पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए। सो अगर हम लोग फिगर कुछ ऐसा बना दे, ये हमारा सर्कल कुछ ऐसे चल जाए, ये सर्कल तो नहीं लग रहा लेकिन सर्कल मान लीजिए ये है, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। इसके ज़्यादा नहीं बना सकते, बिकॉज आपको पता है कि दोनों सिमेट्रिकल फिगर है, सर्कल भी सिमेट्रिकल फिगर है। तो एक साइड के साथ जितना बना सकता है, एक साइड के साथ 3 तो कभी नहीं बना पाएगा, एक साइड के साथ मैक्स टू मैक्स 2 बनाएगा, जो अभी हम लोगों ने दिखाया है यहाँ पर। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो हमारा सही है। सो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली, दैट इज बी। सो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, अ मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। मतलब डाउनस्ट्रीम जाने में हाफ टाइम लेता है, अपस्ट्रीम जाने में टी टाइम लेता है। सपोज व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करेंट। रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर मीन्स उस बोट
जो रो कर रहा है उस बोट का स्पीड क्या है जनरली इन द स्टील एंड द स्पीड ऑफ द करंट। सपोज हम 2 पॉइंट ले लेंगे, ये ए है ये बी है। सो ये हमारा हो गया डाउनस्ट्रीम, ये हमारा हो गया अपस्ट्रीम। सपोज करंट का स्पीड हमारा सी हो जाएगा, सी मान लेते हैं करंट का स्पीड इस साइड होगा। पहला सिचुएशन देखते हैं, सपोज मान के चलते हैं कि टी टाइम ले रहा है अपस्ट्रीम का, ये अपस्ट्रीम का टाइम ले ले रहे हैं टी। सो अपस्ट्रीम में क्या होगा, जो बोट का स्पीड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। सपोज बोट का स्पीड v है, दैट मीन्स स्पीड इन स्टिल वाटर, और करंट का स्पीड इस डायरेक्शन में c है। तो हमारा इफेक्टिव स्पीड क्या होगा अपस्ट्रीम के डायरेक्शन में v माइनस सी इस डायरेक्शन में। सो टाइम t लग रहा, t इज इक्वल टू हमें पता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है ए बी ही मान लेते हैं यहाँ पर, ए बी बाई स्पीड हमारा v माइनस सी। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा, जब हम डाउनस्ट्रीम के केसेस में देखेंगे, डाउनस्ट्रीम में हम क्या लिख सकते हैं, डाउनस्ट्रीम में हमारा जो करंट का स्पीड c इस तरफ ही है, और हमारा जो स्टिल वाटर v जो हमारा स्पीड लगेगा बोट का वो भी इसी तरफ लगेगा। तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा v प्लस सी इस डायरेक्शन में। तो हमारा टाइम कितना लग रहा है उस केस में t/2, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी भी ए बी है, डिवाइडेड बाई v प्लस सी। ये हमारा 2 इक्वेशन आ गया, और हमें निकालना क्या है द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर, दैट मीन्स v डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ करेंट दैट इज c। हमें v बाई सी निकालना है। ठीक है, ये हमारा फाइंडिंग आउट है। अब ये दो इक्वेशन है, हम दोनों को अब सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये 2 को हम लोग यहाँ लेते जाएंगे t इंटू 2। सो अब दोनों t, ये भी t और ये t इक्वल हो गया। अब सिंपल इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करते हैं ए बी बाई वी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी इंटू 2 बाई वी प्लस सी। सो ये ए बी कट गया, ये v प्लस सी इधर आ जाएगा, v प्लस सी इज इक्वल टू 2v माइनस 2c। ठीक है, देन हम लोग c इधर लेते जाएंगे, तो 3c इज इक्वल टू 2v माइनस v, दैट मीन्स v, एंड c नीचे आ जाएगा तो 3 इज इक्वल टू v बाई सी, दैट मीन्स v बाई सी ही निकालना है। तो v बाई सी हमारा क्या आ गया 3, दैट मीन्स 3 आया, मतलब 3:1। सो हमारा रेशियो क्या आ गया 3:1। वो हमारा ऑप्शन नंबर अब लोग चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी में 3:1 है। सो ऐसे हम लोग ये अप्रोच होता है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन का। एक दो बार वीडियो फॉरवर्ड करके देखिएगा, आपको सब क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन इज हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 63। सपोज हमारा 2 नेचुरल नंबर है, हम लोग ले लेंगे x और y। सपोज x इज ग्रेटर देन y, और उसका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर हमारा कितना होना चाहिए 63, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस शुड बी 63। अब हमें x और y का पॉसिबल वैल्यूज निकालना है। तो पहले हम लोग यहाँ 63 का फैक्टराइजेशन देख लेंगे कितना पॉसिबल है। सो 63 का 3 होगा, दिस इज 21, दिस इज 3 एंड 7, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7। सिंस इसे हमें x और y के फॉर्म में लिखना है, तो दो का पेयर हमें बना लेना चाहिए। सो दो का पेयर हम लोग क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, एक हम 3 एंड 21 बना सकते हैं, दूसरा 9 और 7 बना सकते हैं, तीसरा 63,1 बना सकते हैं। ये 3 पेयर हम बना सकते हैं। अब तीनों पेयर को इसमें पुट करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। चलिए हम लोग इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 63। तो 63 को सपोज हम लोग पहला कंसिडर करते हैं फर्स्ट पेयर, 3 इंटू 21 ये रखते हैं। सो यहाँ ये पता है कि ये जो छोटा वाला वैल्यू है ये x माइनस सॉरी वाई 1 लिख दिया मैंने, इट इज़ y, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, ये 3 हमारा कॉरस्पॉन्डिंग x माइनस वाई से होगा, और 21 कॉरस्पॉन्डिंग x प्लस वाई से होगा। तो हम लोग दो इक्वेशन को अलग करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। सो y यहाँ से कैंसिल हुआ, 2x इज इक्वल टू 21 और 3 24, तो x का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। x का वैल्यू 12 है, मतलब अगर कोई भी इक्वेशन में 12 पुट कर देते हैं, सपोज ये इक्वेशन में ही हम 12 पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू हमारा 9 आ जाएगा। 12 प्लस 9 21, तो y इज इक्वल टू 9। हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं दोनों का स्क्वायर लेके। सो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 81। आप ये माइनस कीजिएगा तो ये 3
और 14 माइनस 8 6, 63 डिफरेंस आ गया। ये पहला हो गया, पहला लेके हम लोगों ने निकाल लिया। एक पेयर मिल गया 3 और 21। दूसरा पेयर, ऐसे तो हमें पता चल गया कि 3 पेयर ही है, तो हम डायरेक्टली आंसर 3 मार सकते हैं, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली वो तीनों पेयर का 3 पेयर कौन कौन सा होगा। सो सेकेंड पेयर के लिए हम लोग सेकेंड पेयर हम डायरेक्टली करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। ये इक्वेशन डायरेक्ट लिखते हैं 9 और 7 के लिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सो जो जहाँ प्लस है वहाँ हम लोग बड़ा वाला नंबर लिख रहे हैं, ये आपको लॉजिकली भी इजी लग रहा है। सो यहाँ से भी 2x इज इक्वल टू हमारा आ गया 9 7 16, तो x हमारा 8 आ गया। अगर x 8 यहाँ पुट करेंगे तो y 1 आ जाएगा। सो यहाँ भी देखिए x का स्क्वायर 64 और y का स्क्वायर 1, तो 64 माइनस 1 63। ठीक है। सो पहला पेयर हमारा क्या आया था 12 और 9 का। दूसरा नेचुरल नंबर का पेयर कितना आया 8 और 1 का। अब तीसरा पेयर देखते हैं। तीसरा पेयर के लिए हमें 63 और 1 यूज़ करना होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 63 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो फिर यहाँ y कटेगा, 2x इज इक्वल टू 64। सो x क्या हो जाएगा हमारा 31 हो जाएगा। सो x 31 हो गया, तो x को यहाँ 31 पुट कर देंगे तो y हमारा सिंपल 1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारा x को यहाँ 31 पुट करेंगे तो y यहाँ 32 होगा। y इज इक्वल टू 32। अब x का स्क्वायर 31 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है, दिस विल बी 169 और 32 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 419 1024। सो 1024 माइनस 961, ये भी हमारा 63 आ रहा। मतलब तीसरा नंबर भी हमारा क्या आ गया, तीसरा नंबर हमारा आ गया 31 और 32, 8 और 9 और 8 और 1 9 और 12। मतलब 3 पेयर ऐसा नेचुरल नंबर मिल गया जिसका स्क्वायर का डिफरेंस हमारा 63 है। तो ये अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो 3 हमारा ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू if 5 is added to both numerator and denominator of the fraction। so हमारा नंबर दिया हुआ है 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। सपोज बोला गया कि 5 हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करना है। उसके बाद जो डिफरेंस होगा वो सबसे मिनिमम डिफरेंस किसका होगा, मिनिमम चेंज क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इसे दोनों तरफ 5 ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7/8। ऊपर और नीचे 5 5 ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 8/9। दिस वन बिकम 9/10 एंड दिस बिकम 5 5 10/11। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कंसीडर करेंगे। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कंसीडर करते हैं। सो पहले में एलसीएम हो जाएगा हमारा 8 और 3 का 24। सो 8 टाइम्स 2 16 माइनस 21। सो यहाँ निगेटिव आ रहा तो हम लोग लास्ट में निगेटिव सबको कैंसिल कर देंगे। दैट विल बिकम माइनस 5/24। नेक्स्ट इसका एलसीएम हमारा 36 आ जाएगा, तो 9 इंटू 3 27 माइनस 8 चौके 32, दैट इज इक्वल टू माइनस 5/36। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट का एलसीएम 50 हो जाएगा, देन दिस विल बी 40 माइनस 45, this will be minus 5/50 and this will be 66, 55 minus 60, this will be minus 5/66। ये माइनस इसलिए हुआ कि क्योंकि ये हमारा ग्रेटर नंबर था, ये स्मॉलर था, दिस वन इज द स्मॉलर वन, तो हम लोगों ने उल्टा घटा दिया। इससे कोई मतलब नहीं, सब माइनस को हम लोग नॉर्मल हटा देते हैं, उससे हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। सो अब हमारा मेन क्या है कि न्यूमरेटर हमारा सेम आ रहा है। न्यूमरेटर आप लोग देख रहे हैं, न्यूमरेटर क्या है हमारा 5 है सब जगह, और नीचे वैल्यू क्या है हमारा 24, 36, 50 और 66। और आपको पता है कि ये चारों नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन होगा, जिसका नीचे डिनोमिनेटर है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इन चारों में से डिनोमिनेटर ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसका है, ये 66 है। तो मतलब ये हमारा नंबर जो 5/6 नंबर है ये सबसे लीस्ट चेंज होगा आफ्टर एडिंग 5 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन इज a digit n is greater than 3 is divisible by 3 but not divisible by 6, which one of the following is divisible by 4। सो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों ट्रिकी है मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं सॉल्व करता हूँ जैसे जनरली सब सॉल्व करते हैं। सो यहाँ n इज ग्रेटर देन 3 कंडीशन लिखते जाते हैं, n ग्रेटर देन 3 है एंड डिविजिबल बाई 3 हमें बताया गया है कि ये डिविजिबल बाई 3 है बट 6 से डिविजिबल नहीं है हमारा। सो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि ये
कि 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो नंबर 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इससे एक चीज़ हमें पता चला कि ये ऑड नंबर है, ठीक है। लेकिन 3 से अगर 2 से डिविजिबल नहीं तो ऑड है, लेकिन 3 से डिविजिबल है। तो नंबर पॉसिबल क्या हो गया, 9 हमारा हो गया, क्योंकि 3 से डिविजिबल है और ऑड है, 6 नहीं ले सकते। देन हमारा 15 हो गया, देन हमारा 21, देन 27, ऐसे कर करके हमारा वैल्यू आगे चलते जाएगा। सो ये पॉसिबल वैल्यूज़ है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4। तो अब क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। जैसे n का वैल्यू पहले हम लोग 9 लेते हैं, पहले वाले में करते हैं 2 इंटू 9 18, 18 4 से डिविजिबल नहीं है, पहला एलिमिनेट हो गया। दूसरा लेते हैं 3 9 3n 3 इंटू 9 27 4 से डिविजिबल नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। 2n प्लस 1 2 इंटू 9 प्लस 4 दैट इज 18 प्लस 4 22, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। तो ऐसे हमारा आंसर हो जाना चाहिए डी 3n प्लस 1। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3n, n का वैल्यू हमारा 9 है प्लस 1, सो 9 या 27 प्लस 1 28, मतलब 28 डिविजिबल है। तो हम डायरेक्टली चल जाएंगे। मान के चलते हैं हम 15 एग्जाम्पल लेके देखते हैं सिंपल पे, डी वाले पे ही। तो 3 इंटू 15 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 45 एक 46। अब यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि ये डिविजिबल नहीं है 4 से। सो कैसे हम लोगों ने ये इक्वेशन लिख दिया। मैंने बहुत जगह सॉल्यूशन देखा है, वहाँ सॉल्यूशन में सिंपल क्या करते हैं, 9 एक एग्जांपल लेते हैं, 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, चौथा ऑप्शन को करेक्ट बता देते हैं। लेकिन फिर ये नहीं बताती कि 15 भी तो है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में एक चीज़ बहुत ट्रिक छुपा हुआ है, ये देखिए स्टार्टिंग में ही क्या लिखा है, 8 डिजिट। ये डिजिट का बात कर रहा है और ये सब हम लोग नंबर कंसीडर कर रहे हैं। नंबर क्या है, जैसे 9 क्या है, 9 इज अ डिजिट, लेकिन 15 में हमारा 1 एंड 5 इज अ डिजिट। 15 इज अ नंबर, इट्स नॉट अ डिजिट। इसमें दो अलग अलग डिजिट है, तो केवल डिजिट का बात किया गया है, मतलब ये 0 से 9 के बीच का ही बात कर रहा है। सो इसमें ही हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। सो ये एक ट्रिक था, मैंने बहुत जगह सॉल्यूशन देखा, ये सॉल्यूशन कहीं नहीं था। तो उसे समझने के लिए, क्योंकि लोग स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है, लास्ट अगर नेक्स्ट टेस्ट केस चेक करते हैं तो फेल हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सो ऐसे आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन इज if 1 liter of water weigh 1 kg, then how many cubic milliliters of water weigh 0.1 ग्राम। ये क्वेश्चन प्योरली कन्वर्जन का है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये हमारा कन्वर्जन का यूनिट हमें पता होना चाहिए। और हमारा यहाँ मीटर क्यूब का यूनिट हमें पता है, और हमें निकालना किस में है, मिलीमीटर क्यूब में। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर क्यूब को हम लोग 1 मीटर क्यूब को 1 मिलीमीटर क्यूब में करेंगे तो 1000 का क्यूब हो जाएगा यहाँ, और यूनिट हो जाएगा मिलीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1000 लीटर टू द पावर 1। सो यहाँ से हम लोग ये 1 और ये 1 को 2 कर दे रहे, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 का स्क्वायर मिलीमीटर क्यूब। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 लीटर वाटर का वेट 1 केजी है, मतलब 1 केजी वाटर है, तो इसमें 1 लीटर वाटर आ जा रहा है, ठीक है। तो हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, कि हमें निकालना है कितना क्यूबिक हमें यूनिट क्या रखना है, क्यूबिक मिलीमीटर और ग्राम। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम हो जाएगा। और 1 लीटर को हम लोग ऊपर इक्वेशन देखें, ये हमारा 1000 का स्क्वायर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अब पूछा है 0.1 ग्राम, सो 1000 ग्राम का इतना है, तो 0.1 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 1000 इंटू 0.1, ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो ये 2 कट गया, ये स्क्वायर कटा नीचे वाले से, ये हमारा नीचे 10 हुआ, तो 1 0 यहाँ से कट गया, दैट मीन्स हमारा यहाँ से आगे आंसर है 100। सो 100 हमारा ये कैलकुलेशन से आंसर आ गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ये सिंपल कन्वर्जन का क्वेश्चन है, आपको बस ये वाला याद रखना था, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये याद रखिए, ये कन्वर्जन का आ जाएगा। एक क्वेश्चन और सी सेट में दिया था 2 साल पहले, सेम कन्वर्जन का क्वेश्चन था वो, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सो आप ध्यान रखिएगा। ए वेसल फुल ऑफ वाटर वे 40 kg, इफ इट इज 1/3 filled, its weigh
become 20 kg. So what is the way of empty vessel? So ये सिंपल सा कैलकुलेशन है. सो पहले क्या दिया है कि टोटल वाटर. सो सपोज हमारा जो वेसल का वेट है उसे हम सपोज मान लेते हैं वी वेसल का वेट है प्लस फुल वाटर का वेट W मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 40. नेक्स्ट क्या है कि 1/3, इफ इट इज 1/3 फिल्ड, दैट मीन्स वेसल का वेट प्लस वाटर बाई 3, 1/3 फिल्ड दैट इज इक्वल टू 20 kg. तो हमें वेसल का वेट निकालना है. तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गया और दो इक्वेशन दो वेरिएबल. सो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया. तो सपोज सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो दिस विल बी 3v प्लस ये 3 कट जाएगा तो w प्लस w इज इक्वल टू 60. अब पहला इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन को माइनस कर देंगे. सो हमारा इसको माइनस करेंगे, मतलब ये है हमारा थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन. सो पहला क्या आ जाएगा 3v माइनस v 2v, ये w और ये w कट जाएगा, ये 60 माइनस 20 हो जाएगा. तो v इज इक्वल टू हमारा 10. ये सिंपल सा क्वेश्चन है. तो v 10 हमारा ऑप्शन नंबर है. क्वेश्चन इज अ फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट फ्रॉम अ ड्राइड वेल 4.5 मीटर. सो 4.5 मीटर है with a slippery wall. Every time the frog jumps 30 centimeter, slide down 50 centimeter. That means 30 centimeter वो ऊपर जाता है और फिर वहाँ से नीचे आ जाता है 15 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इफेक्टिव केवल 15 सेंटीमीटर एक बार में जा पाता है. ठीक है. पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ जंप रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट टू द वेल. सो हमारा टोटल वेल का डेप्थ कितना है 4.5 मीटर, दैट मीन्स 450 सेंटीमीटर. सो जनरली लोग स्टूडेंट यहाँ कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 450 को सिंपली 15 से डिवाइड कर देते हैं और आंसर 30 टिक कर देते हैं, जो 30 ऑप्शन में दिया भी है. लेकिन ये हमारा अप्रोच नहीं होगा. ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लास्ट का जो हम ये देख रहे हैं लास्ट का जो 30 मीटर है इससे कम तक जाएंगे. मतलब 450 है तो ये जो 30 एक बार में जंप कर रहा है हम देखेंगे कि 420 मीटर तक, सपोज ये 420 मीटर है और ये 30 हम जंप कर लिए तो ये हाइट हमारा 450 हो गया. मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये 420 है और ये हाइट 30 है तो हमारा ये 450 हो गया. 420 मीटर में कितना जंप लगेगा, तो वो सिंपल निकाल लेंगे 420 बाई 15. सो हमारा ये कितना हो जाएगा 15, 15 दूनी 30 और यह हमारा 120 हो जाएगा 28. सो ये हमारा 28 जंप हो गया. 28 जंप के बाद ये 420 मीटर सेंटीमीटर पे आ चुका है. अब उसके बाद क्या बोलता है कि उसके बाद जो जंप लगाएगा वो डायरेक्टली 30 मीटर जंप लगा के वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा 450 मीटर. उसके बाद तो स्लिप नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी वो बाहर आ चुका है. मतलब 28 जंप प्लस 1, 29 जंप में ही वो कम्प्लीटली कवर कर लेगा. सो ऐसे क्वेश्चन में ये वाला अप्रोच हमें हमेशा ध्यान रखना है. जो टोटल जितना जंप लगाता है उसको माइनस करके हमें 15 वाला अप्रोच लेना है. उसके बाद +1 ऐड कर देना है क्योंकि उसके बाद वो बाहर निकल गया तो स्लिप तो नहीं होगा, डायरेक्टली बाहर चला जाएगा. तो वही हमें पूछा है. तो आंसर हो जाएगा 29, दैट इज बी. इस वीडियो के साथ CSET 2020 PYQ सॉल्यूशन का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने दे दिया है. 4 पार्ट में ये सॉल्यूशन है, ये चौथा पार्ट था. बाकी 3 पार्ट का सॉल्यूशन मेरे चैनल पे अपलोडेड है और उसका लिंक का डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा. और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी भी एस्पिरेंट जो CSET को लेकर वीक है या CSET को लेकर थोड़ा कंसर्न है इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ 2024 उन्हें भी थोड़ा हेल्प हो. थैंक यू.